दिग्गज सेक्टर में एक की तो मुश्किल हम लोग को डिस्कस किया, दूसरा बैंक। इसमें एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई। यूबीएस नाम की एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उसने एसबीआई को डाउनग्रेड किया और 22 से सेल कॉल दे दी। ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इंडिया का सबसे बढ़िया काम कर रहा था। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेल कॉल दी है, लक्ष्य घटा दिया है, 740 से 530 कर दिया है। और उनका ये कहना है कि जो बेस्ट मैट्रिक्स थे अब वो पीछे छूट गए हैं। अब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और आप उतने रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे, और अनसिक्योर्ड लोन जो आरबीआई गवर्नर ने भी अलर्ट किया था वो बढ़ रहे हैं। तो क्या अब एसबीआई से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, और एचडीएफसी बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सालों से। बोलता जी, क्या बैंकिंग सेक्टर में भी दिक्कत है क्या? मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर ना नॉर्मली एनपीए साइकिल जब आने वाली होती है तब अंडर परफॉर्म करना शुरू करता है। मुझे अभी कहीं पे भी एनपीए के कगार कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो मैं थोड़ा इस मत से असहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही हो सकता कि अभी भी ठीक है, जो पीक नंबर्स थे वो चले गए, बट अभी भी बड़े बैंकों के लिए 14-15% का प्रिडिक्टेबल ग्रोथ कहीं नहीं गया। स्मॉलर बैंक्स, एनबीएफसीज 18-20% का ग्रोथ, अच्छी एनबीएफसीज अच्छी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंसर्न होने वाली बात है बैंकिंग सेक्टर में। एनपीए साइकिल, एनपीएस कहीं भी नहीं बन रहे, पूरा कॉर्पोरेट कहीं भी ओवर लेवरेज नहीं है। तो एनपीएस आएंगे नहीं, बैंकिंग साइकिल चलता रहेगा, ग्रोथ आता रहेगा, जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करेगा। आप बताइए वर्ल्ड में कौन सी इकोनॉमी है जो 6.5% पे ग्रोथ कर रही है? वर्किंग कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सीमेंट प्राइसेस अक्रॉस इंडिया आर अप बाय 30 रुपीज टू 50 रुपीज। अब ये सीमेंट कहीं तो जा ही रहा है। एग्जैक्टली। अरे प्राइवेट कैपेक्स ने अब शुरू किया है, गवर्नमेंट का कैपेक्स ट्रिलियंस में चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट की, इंडिविजुअल की, बैंकों की, बिल्कुल क्लीन है। तो यूबीएस क्या मतलब ऐसे ही कुछ नहीं। सीमेंट कहीं तो जा रहा है, ये रॉ मटेरियल कहीं जा रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। हर जगह की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब कैपिटल रिक्वायरमेंट ईज हो रही है और अच्छी यूटिलाइजेशन में आ रही है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है ऐसे एनपीएस की। और बैंकिंग में तो मुझे कोई तकलीफ नहीं नजर आती। हाँ, स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें वो एक अलग बात है, बट कह देना कि आगे परफॉर्मेंस खराब होगी, सेल होगी, वो एक अलग, वो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो बड़े जो दिग्गज हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई भी 1 साल से कुछ नहीं किया है। तो ये 4 साल ये टाइम करेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं। इतनी हाई प्रेडिक्टेबल क्वालिटी ग्रोथ आपको इन्हीं लार्ज कैप्स में मिलेगी। तो आज सेल है, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स, एफआईआईज बेच भी यही रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनको वापस खरीदने आएंगे। सुनील जी, कोई प्रॉब्लम बैंक सेक्टर में? इस तरह की रिपोर्ट आने से मन में एक बार सवाल उठता है, क्या लगता है आपको? प्रॉब्लम वैल्यूएशंस की है, क्योंकि क्या हुआ है ना, अप्रैल से आपने देखा करीबन क्या 2 लाख करोड़ ऑफ एफआई पैसा मार्केट में अंदर आया है ना। तो उसमें ज्यादातर लार्ज कैप में आया है, और उसमें एक कंपोनेंट ऑफ ईटीएफ्स जो होती है, पैसिव फंड्स, राइट, वो जो आते हैं ना, वो एक डिस्पैरिटी नहीं करते ना, इंडेक्स की जो वेटेज है उस हिसाब से उसको खरीदने की जरूरत है। तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में इंडिया का 15% शेयर है, और इमर्जिंग मार्केट अपना एमएससीआई इंडेक्स में बैंकिंग का 30-35% शेयर है। तो ईटीएफ्स आके सबको खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दाम बढ़ जाता है, राइट। अब क्या हुआ, स्टेट बैंक और अन्य बैंकों की स्थिति ऐसी थी कि ड्यूरिंग कोविड उनके पास बहुत लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फंडिंग एक्सेस उनको मिल गया था, चाहे वो मसाला बॉन्ड के थ्रू या लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू। और उन्होंने जब आरबीआई ने रेट हाइक्स किया, उन्होंने रेट हाइक्स को लेंडिंग में, इंक्रीमेंटल लेंडिंग में पास ऑन किया, मगर डिपॉजिट में नहीं पास ऑन किया। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बैंक्स की भयंकर बढ़ रही थी, और इसलिए वो वाइडनिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर एवर समझ के मार्केट में ईपीएस ग्रोथ ये सब बढ़ा के वैल्यूएशंस को भी बढ़ा दिया था। पर असलियत क्या है कि असलियत ये है कि अल्टीमेटली लोन बुक का ग्रोथ उतनी जबरदस्ती नहीं बढ़ रही, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स अभी भी अनाउंसमेंट स्टेज में ही है।
वो एक्चुअल देखे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी देश में एक तरफ 75% में अटक गया है, 75 से 72 73 तक भी आया है। तो वो जबरदस्त 80 85 पर करके प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक दबाव अभी भी नहीं, क्योंकि लो एंड कंजप्शन अभी भी नहीं बढ़ी है, खाली प्रीमियम कंजप्शन बढ़ी है। तो इकोनॉमी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी उतना बढ़कर एक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतना दबाव डाले कि मेरे को कैपेक्स अभी इनकर करना है, तो बैंक कॉर्पोरेट लेंडिंग के जरिए वो पास ऑन करके अपना लोन बुक को ग्रो कर सकती है। मगर वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लोन बुक आज उतना बड़ा नहीं दिख रहा है इन द इमीडिएट फ्यूचर। whereas at the same time incremental deposits higher cost पे ऐड ऑन कर रहे हैं बैंक्स, राइट। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेचुरली थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ मीडियम टर्म लोन बुक का ग्रोथ आके निम इनटू लोन बुक ग्रोथ एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो आती है वो जरूर बढ़ेगी। मगर एक शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट रेट्स डिपॉजिट्स के बढ़ रहे हैं, लेंडिंग उतना नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फ्लैटनिंग जो होता है वो, तो इसलिए जो दाम बढ़ गया है बिकॉज दी वैल्यूएशंस बढ़ गए, इसलिए उन्होंने वो प्राइस का डाउनग्रेड किया है एक्सपेक्टेड ईपीएस का। क्योंकि वो पहले जो सोचते थे कि निम के एक्सपेंशन के साथ लोन बुक का भी जबरदस्त ग्रोथ होगा और थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर ये अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ में आरबीआई ने हाईलाइट किया, तो नेचुरली स्टेट बैंक दिग्गज बैंक है तो लोन बुक उनकी भी प्राइवेट अनसिक्योर्ड लोन बुक बढ़ रही होगी, तो थोड़ा उसके लिए कंसर्न के कारण थोड़ा डिस्काउंट अप्लाई किया जा रहा है। वैसे तो मेरे को मीडियम टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इसके कारण कुछ भी करेक्शन अगर स्टेट बैंक के प्राइसेस में आता है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जबरदस्त खरीद के इसके एक बॉटम फॉर्म हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा गिरेगी नहीं, वापस उठेगी। अच्छा, एक और फंड मैनेजर्स की राय बताता हूँ मैंने। आईटी वजह से सब अंडरवेट, वैसे बैंक में सब ओवरवेट है। कोई भी ऐसा फंड मैनेजर नहीं मिला जिसको बैंक पसंद ना हो। सर आप किस खेमे में, बैंक पसंद वाले में कि नहीं? मैं बैंक ओवरवेट हूँ। ओवरवेट है ना। अनुराग जी देख रहे हैं आप, बैंक को कोई चिंता नहीं हमारे यहाँ। यूबीएस को क्या चिंता है? अपना देश देखे ना। सो नीरज जी, जिसमें जो अरुण जी ने, सुनील जी ने कहा, उससे कोई मेरी ना इत्तेफाकी नहीं है। बस अब देखिए, एक टेक्निकल इंडिकेटर है, वो ये है कि आपकी सबसे ज्यादा जो होल्डिंग्स है ना बैंक्स में और आईटी कंपनीज में, वो एफआईआईज की है, जो उन्होंने मजबूती से 2000 के डिकेड में बनाई है। तो मार्जिनल लेवल पे दे डिसाइड द प्राइस कि कितने पे उनको बेचना है, कहाँ पे कैश आउट करना है, स्पेशली जब वर्ल्ड में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। तो एक तो ये छोटा टेक्निकल इंडिकेटर्स है कि वो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम वो डिसाइड करते रहेंगे कि क्या लेवल ठीक है और कहाँ पर बेचें। तो वो उनकी सेलिंग आती है, तो ऑफकोर्स बैंक्स में एक स्टैग्नेशन आता है और आईटी कंपनीज में भी वैसे ही है। सुनील जी ने लेंडिंग ग्रोथ की बात की। दी सेकेंड पॉइंट नीरज एक ये होता है कि देखिए ग्रोथ हो रही है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वैल्यूएशन क्या देना है बैंक्स को? यूएस में करीब 9 to 10 के मल्टीपल पे बैंक्स, आज बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, सब देखिए 10-10 के मल्टीपल्स पर वैल्यूड हैं। वी कांट से कि इंडियन इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 25 ट्रिलियन की ग्रोथ पे आ जाएगी लेकिन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी वही रहेगी, ऐसा नहीं होता। सिस्टम में चेंजेस आएंगे, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक्स मोर एफिशिएंट बनेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी घटेगी। तो वी कांट से कि वी विल बिकम अ साइज ऑफ यूएस इकोनॉमी, बट हमारे बैंक्स के जो निम्स हैं और वो प्रैक्टिसेस हैं वो वही प्रॉफिटेबल रहेंगी, ऐसा नहीं होता। एंड दैट्स वेयर आई से दैट इफ अ बैंक ऑफ अमेरिका इज 230 बिलियन एंड HDFC बैंक इज 170 बिलियन, तो मेरे को सवाल मन में उठते हैं। थर्ड पॉइंट नीरज, एफआईज का ये भी नजरिया है कि उनको फ्यूचर ग्रोथ देखनी है। आप लेंडिंग ग्रोथ एक जमाने में 20% गिवन थी एनी डे, दैट कंसिस्टेंटली वी हैव सीन ऑल दीज प्लेयर्स, नोटेबली HDFC बैंक कि 25% ग्रोथ दिया, फिर 20% दिया। अब लेंडिंग ग्रोथ 15 से 18 की रेंज में आ गई है। नाउ इफ यू स्ट्रेच इट लिटिल फर्दर इकोनॉमी के हिसाब से, तो दिख रहा है कि अगर 15 और 12 से 15 के बीच में रहेगी तो फिर दिक्कत आ सकती है। दैट्स वेयर द मार्जिनल वैल्यूएशन कम्स इन ऑन द बैंक्स। थोड़ा भी बैड न्यूज आई, जैसे हमने HDFC बैंक के केस में देखा, उन्होंने बोला कि बुक्स मर्ज होगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी बिकॉज हमारे एनपीएस लो। अब द होल वर्ल्ड वाज सेइंग, एंड नोटेबली वेरी बिग फंड मैनेजर्स इन इंडिया के, यार HDFC के एनपीएस तो आधे हैं बाकी बैंक से। And suddenly the trick was that housing was never merged into this portfolio, right? The moment you merge housing, वो NPS बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले में आएंगे नीरज। अगर कोई चीज महंगी है तो महंगी है, ग्रोथ है, सब कुछ इंटैक्ट है, मल्टीपल्स क्या देने हैं ये सवाल है सिर्फ बैंक्स पे। और आई लाइक द सेक्टर, बट अगेन नीरज, डिस्कशन को कंक्लूड अगर करें तो हर बात का कंक्लूजन वही आता है
कि मार्केट्स आज की तारीख में कोई नई चीज नहीं है. व्हेन देयर आर सो मेनी ब्रेन्स बिहाइंड द मार्केट, इंस्टीट्यूशनल, रिटेल, एवरीवन, जी वैल्यू ढूंढना बहुत मुश्किल है नीरज. तो ये समय चलेगा वेयर कुछ भी चीज जो अच्छी है तो वैल्यूड सर है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसा इतनी आसानी से थोड़ी मेहनत बनेगा, करनी पड़ेगी. ढूंढना पड़ेगा वैल्यूएशन.